यस सर। देख रहा सर। सर आवाज सर धीरे आ रही आपकी है। आवाज बहुत स्लो आ रही है। सबको बहुत धीमे आ रही है। हाँ सर, बहुत हाँ धीमे आ रही है सर। आवाज। ब- स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, दिख दिख रहा रहा है। है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे व्रण प्रश्न अध्याय, ठीक है ना। 21वां चैप्टर जो है व्रण प्रश्न अध्याय। इसके पहले हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ऐसा पढ़ा था। दोष धातु मल मूलम ही सदा देहस्य, कौन सा सुश्रुत का है, कौन सा चरक का है, कौन सा वाग्भट का है, ये पिछले चैप्टर में कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा हमने मार्क भी कराया था, याद आ रहा है? यस सर। यहाँ पे आया हुआ है श्लोक नंबर 3 में, वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतव। मतलब वात पित्त और जो श्लेष्मा है, ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति के कारण होते हैं। याद करिए, चरक सूत्र में हम लोग 3 उपस्तंभ पढ़ते हैं। सॉरी, 3 उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और 3 स्तंभ क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको हम लोग त्रिस्तूण भी बोलते हैं। याद आ रहा है? वात पित्त कफ। पाठ पित्त कफ है। सर तो देखिए यहाँ पे त्रिस्तूण लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, त्रिस्तूण। किसी को त्रिस्तंभ, उपस्तंभ नहीं, त्रिस्तंभ। चाहे त्रिस्तूण कहिए, चाहे त्रिस्तंभ कहिए, इसको वात पित्त कफ को बोलते हैं। और क्या करता है कि शरीर में उत्पत्ति का कारण है। इन्हीं अकुपित और नीचे, मध्य और ऊपर यथाक्रम से रहने वाले वात पित्त कफ से यह शरीर धारण किया जाता है। अकुपित मतलब कुपित न हो, ठीक है ना। अधो, ऊर्ध्व, मध्य, इस तरीके से वहां पे शब्द आया है। श्लोक में देखेंगे, यथाक्रम से रहने वाले वात पित्त और कफ से यह शरीर धारण किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह 3 खंभों से मकान धारण किया जाता है, इसीलिए कई आचार्य इस शरीर को त्रिस्तूण भी कहते हैं। तो जो वात पित्त कफ है, यह हमारे शरीर को धारण करता है, या इसी पे हमारा शरीर धारण किया जाता है। इसीलिए इसको त्रिस्तूण भी कहा जाता है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि सुश्रुत ने एक चौथा दोष भी माना है, क्या? रक्त। 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 ऐसा है कुछ, हम लोग पिछले चैप्टर में शायद 14 चैप्टर में या कहीं ऐसा पढ़े भी हैं, वहां भी कुछ ऐसा रेफरेंस आया था। यहाँ आया है तदेभिरेव शोणित चतुर्थ है, मिला? शोणित चतुर्थ है ये, यस सर। याद रखिएगा। यहाँ पे ये वात पित्त कफ 3 स्थूण तो हो ही गए, चौथा रक्त। ये चारों शरीर की उत्पत्ति यानी कि स्थिति और प्रलय में अविरहित यानी वर्तमान रहते हैं, यानी विद्यमान रहते हैं, या कारण होते हैं। यानी कि हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के निर्माण या विनाश के लिए ये चारों जो है इम्पोर्टेंट है, वात पित्त कफ और रक्त, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेफरेंस विशेष रूप से याद रखिएगा। त्रिस्तूण में क्या क्या आता है ये याद रखिएगा। यहाँ रेफरेंस में आया शोणित चतुर्थ है। यद्यपि चरक आदि ने वात आदि 3 की दोष माने हैं, तथा सुश्रुत ने भी वात आदि 3 दोष माने हैं, किंतु सुश्रुत ने जहाँ शल्य प्रकरण है वहां रक्त को भी दोष माना है, क्योंकि वात आदि दोष भी रक्त के साथ मिलकर ही सब स्थानों में जाते हैं अथवा रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ विमर्श में ऐसा यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। आगे 4th नंबर श्लोक, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। कफ के बिना देह नहीं, पित्त के बिना देह नहीं, वायु के बिना देह नहीं, है ना। यानी कि बिना वात पित्त कफ और रक्त के यह शरीर संभव नहीं है ना। नरोदेह कफा कष्टि न पित्तान च मारुताद शोणितादपि वा नित्यम देह एतैस्तु धारते। मतलब ये चारों इस शरीर को धारण करते हैं, और इसीलिए ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस का है, याद रखिएगा। हम लोग जब क्रिया शरीर पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो वहां पे हम लोग वात पित्त और कफ की निरुक्ति पढ़ते हैं, याद आ रहा है? वाग अधिगंधनयो, यस सर। संतापे श्लेष आलिंगने। रेफरेंस यही है, सुश्रुत सूत्र 21 का, मिला? यस सर। यस सर। याद रखिएगा, रेफरेंस यहीं का है। तो इसमें वाद शब्द वाग अधिगंधनयो धातु से, पित्त तप संतापे धातु से, और श्लेष्मा
श्लिष आलंगने धातुओं से प्रत्यय कृदंत विहित प्रत्यय, याद रखिएगा, कृदंत विहित प्रत्यय लगाने से बनता है ना। तो ये धातु याद रखिएगा, कौन कौन सी धातुओं से बात करते हैं, कब पूछा नहीं जाएगा, सब बता होता है आपको। अब यहाँ पे उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। वा धातु का गति और गंधन अर्थ है। गति से गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, ये चार अर्थ हैं। और गंधन का सूचन अर्थ होता है, मतलब सूचना मिलना है ना। भाई मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी, तो सूचना एक जगह से दूसरी जगह तो प्रसारण होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी कहते हैं कि वात जनरली नर्वस सिस्टम से हमारा कोरिलेट करते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मॉडर्न अलग है, आयुर्वेद अलग है, उसको मिक्सिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे निरुक्ति की बात करते हैं, वाक गति गंधन हो, तो गति और गंधन, तो गंधन यहाँ पे सूचन के लिए है और गति मूवमेंट के लिए है, ज्ञान के लिए है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं, सर्वाहे चेष्टा वादन, सभी चेष्टाएं वाद से होती है। वायु स्तंभ यंत्रधर, ऐसा चरक ने बताया है, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। नाड़ी परीक्षा से धमनी का दर्द परीक्षा करते हैं, वहां पे आया है करस से अंगुष्ठे मूल्य या धमनी जीव। सांक्षणी शारंगधर का श्लोक है, शारंगधर की लाइन है, तो वहां पे रेफरेंस लिख दीजिएगा शारंगधर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो बाद का यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, विशेष स्थान पक्वाशय सभी ने बताया है, सुश्रुत ने श्रोणीभूत बताया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों का हम बता देंगे आपको। हम लोग जानते हैं कि बस्ति पुरीषाधानम कटि शक्ति, ऐसा हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। क्या है वो, क्या है? पक्वाशय कटि शक्ति श्रोतो अस्ति स्पष्ट नेन्द्रिय। ये है ना, बस्ति पुरीषाधानम कटि शक्ति पादावतीन तत्रापि पक्वाशय विशेषण वात स्थान, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोष स्थान अन्यत ऊर्ध्वम वक्ष्यामः तत्र समासेन वातः श्रोणी गुद संशय। अब इसके अंदर वात आदि दोषों के स्थान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संक्षेप में वायु श्रोणी और गुदा में रहती है। ठीक है ना, तो वात का स्थान इन्होंने सुश्रुत में क्या बताया, श्रोणी और गुदा में। श्रोणी और गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे पक्वाशय है। पक्वाशय और आमाशय के मध्य में पित्त है और आमाशय श्लेष्मा का स्थान है। ठीक है ना, आमाशय श्लेष्मा का स्थान है और पित्त कहाँ है, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में। नहीं समझ में आ रहा? आपसे वात, पित्त और कफ तीन का स्थान पूछेगा। वात जो है श्रोणी गुदा है, पित्त पक्वाशय आमाशय के बीच में है, और कफ जो है श्लेष्मा जो है आमाशय स्थान है, याद रखिएगा। अभी कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि रस का रंजन होता है, फिर रक्त बनता है, राग को प्राप्त होता है। सर 15th चैप्टर में सर वो मल धातु का था सर, 6 वृद्धि पढ़ रहे थे। वहाँ भी अकृत लिखा था, राग को प्राप्त होता है, रक्त बनता है, रंजन होता है। कुछ याद आ रहा? नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। पढ़ो और भूल जाओ। इसके अतिरिक्त ये थोड़ी वर्णनीय था। नहीं, उसको हम क्या पूछ रहे नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये दोष या इनके स्थान 5 प्रकार से विभक्त होते हैं। अभी तो वात पित्त कफ की बात इन्होंने जनरली कर दी। वात का स्थान क्या हो गया, श्रोणी गुदा, पित्त का दोनों के मध्य में हो गया, और कफ का आमाशय हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं पुनः ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की वात, 5 प्रकार का पित्त, 5 प्रकार का कफ होता है, ये हम लोग जान लें। अतः परम पंचता, ये तीनों जो है 5 में विभाजित हो जाते हैं। तत्र वातस्य वात व्याधो वक्ष्यामः, पित्तस्य यकृत प्लीहानो, हृदय दृष्टि सत्वक पूर्वोक्तम च श्लेष्मण पुरः शिरः कंठ संध्या इति पूर्वोक्त है ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिएगा। वात के भेद तथा स्थान वात व्याधि में कहेंगे। जब हम लोग फ्यूचर में हम लोग जब वात व्याधि पढ़ेंगे
ठीक है, कुछ निदान में भी आएगा, चिकित्सा में भी आएगा, तो वहाँ हम लोग डिटेल में वात व्याधि के बारे में पढ़ेंगे। तो बता रहे हैं कि हम वहाँ पे वात के भेदों के बारे में बताएंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो यही बता रहे हैं। पित्त के स्थान यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, त्वचा, है ना, पूर्वोक्त हैं। श्लेष्मा के स्थान उर, शिर, कंठ, संधि और पूर्वोक्त हैं। ये अविकृत दोषों के स्थान है, मतलब अगर कोई दोष नहीं है, साम्य अवस्था में है, विकार रहित अगर दोष है, तब उसका ये स्थान बता रहे हैं। सुश्रुत ने दोषों के 5-5 भेद किए हैं, यहाँ पे फिर बता रहे हैं। और चरक ने दोषों के निम्न स्थान बताए हैं, यही हम बता रहे हैं। स्वेदो, रसो, रसिका, रुधिर, आमाशयश्च पित्त स्थान, ये उन्होंने पित्त का स्थान बताया है। कफ को क्या बताया, उरा, शिरो, ग्रीवा, ये जो है प्रकृति। कफ का बताया, वस्ति, पुरुषाधानम, कटिशक्ति, पादावस्थी, वाद स्थान, ये वाद का है। तो चरक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रट लीजिए, ठीक है। चरक वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो रट ही लीजिए। हृदय में कौन सा पित्त होता है? साधक, साधक, साधक सर। दृष्टि में? आलोचक, 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 त्वचा में? त्वचा में सर भ्राजक होता भ्राजक, राजक, बेसिक चीजें सब आपको पता है ना, बेसिक आपको सब कुछ पता है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सूत्र 21 का है, न खलु पित्त विधेयका धन्यो अग्नि ऋतु, पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंस याद रखिएगा, ये सुश्रुत ने कहा है, यानी कि अग्नि क्या है शरीर में, पित्त ही है, पित्त के अतिरिक्त कुछ और अग्नि नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा पित्त का कर्म बताने की बात कर रहे हैं। पक्वाशय और आमाशय के बीच में होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि पित्त का स्थान क्या है, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में। क्या करेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि पित्त ही क्या है, अग्नि है। तो ये पित्त क्या करेगा, चतुर्विध अन्न को पचा है। चतुर्विध अन्न कौन कौन सा है, हम लोग पीछे पढ़ गए हैं, याद आ रहा है? यस Yes, सर, sir. भक्ष्य, लेहा, पेय और चतुर्विध अन्न को पचाने का काम करेगा तथा दोष, रस, मूत्र और मल को पृथक करेगा। ये क्या हुआ, धातु पोषण न्याय, ठीक है। धातु पोषण न्याय में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अग्नि की क्रिया, धातुअग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि, इन सब की क्रिया कैसे होती है, कैसे जो है दोष, रस, मूत्र और मल इनका पृथक्करण होता है, कैसे धातु में बनती हैं, कैसे अगली धातु में बनती हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और पक्वामाशय मध्य में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त स्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्निकर्म से अनुग्रहित करता रहता है ना। ये तो हुआ पक्वामाशय के मध्य में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त स्थान। पित्त के 5 प्रकार बताए गए हैं, तो बाकी के जो, अब ये कौन से पक्वाशय और आमाशय के मध्य में कौन सा पित्त है, यहाँ पे क्लियर अभी नहीं हो रहा, ठीक है। कौन सा पित्त हो सकता है ये? सर पाचक, पाचक, ये पाचक पित्त की बात कर रहे हैं। तो ये पाचक पित्त जो है पक्वाशय और आमाशय के मध्य में है, और ये अपने प्रभाव से शेष 4 प्रकार के पित्त स्थानों को अग्नि प्रदान करता है या ऊष्मा प्रदान करता है, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। इस पित्त की पाचक अग्नि संज्ञा है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया। जो पक्वाशय आमाशय के मध्य में है वो पाचक अग्नि। बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इजी है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब आप फर्स्ट ईयर में और कुछ चीजें सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ भी आपको इस चैप्टर में नया नहीं मिलेगा, ये आपका सब का सब पढ़ा हुआ है। जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रंजक पित्त बोलते हैं, रंजक पित्त, ठीक है, रंजक पित्त बोलते हैं। और यहीं भी हम लोगों ने पढ़ा था यकृत प्लीहा में ही रस का रंजन होता है, और वो याद आ रहा है? यस सर, यस सर, राग को प्राप्त होता है। वो पॉइंट वहां से याद रखिएगा और ये पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, यकृत और प्लीहा में रंजक पित्त का स्थान है। फिर इसके बाद वह आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंजित करेगा। जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक पित्त बोलते हैं। वह क्या करता है, मनोरथ को साधता है, मनोरथ को साधता है। जो पित्त दृष्टि में रहता है उसको आलोचक पित्त कहते हैं। जो त्वचा में पित्त रहता है उसको प्राजक कहते हैं। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं।
अभ्यंग, सेचन, अवगाहन, आलेप क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्रव्यों को पकाता है तथा शरीर की छाया का प्रकाशक। यहाँ पे हमने छाया 5 होती, प्रभा 7 होती, सबको पता होगा। कहाँ पढ़े हैं छाया प्रभा? सर इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान में से ये अभी बता रहे 4 प्रकार के जो आहार हैं, ये अशित, घरित, पीत, लीद, चैत, चतुर्विध, इसी की बात कर रहे थे। हम अलग अलग सबकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पित्त कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। इन्होंने बोल दिया है कि बात की बात हम कहाँ करेंगे? वात आदि। तो पित्त तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है ना, नील, पीत तथैव च। और उष्णम, कटु, रसम चैव विदग्धम च अम्लमेव। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक रस जो है आपका विदग्ध अवस्था में कैसा हो जाएगा और समान अवस्था में कैसा रहेगा, मतलब सम अवस्था में कैसा रहेगा, दोनों का आपको रस पता होना चाहिए। तो पित्त देखिए कैसा है, तीक्ष्ण है, द्रव है, पूति मतलब दुर्गंध युक्त है, नील पीत वर्ण का है, उष्ण है, और रस कैसा है इसका, कटु रस है। लेकिन विकृत अवस्था में कैसा हो जाता है, अम्ल। अम्ल। अम्ल रस। हो जाता है। एक अब इसके अंतर कफ की बात करते हैं। कफ के स्थान में आमाशय पित्त का विरोधी कफ होने से एवं पित्त अग्नि की ऊर्ध्वगति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित है। जैसे सूर्य के ऊपर चंद्र स्थित है, यह आमाशय 4 प्रकार के आहार का आधार है। वह चतुर्विध आहार के जलीय गुणों से, इंपॉर्टेंट है, जलीय गुणों से प्रक्लिन्न और महीन होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य हो जाता है। हम जानते हैं कि कफ क्या करता है, कहीं न कहीं आहार को लिक्विफाई करता है, क्लीन करता है, ये हम सबको पता है ना। चतुर्विध आहार से आधार है ना, वहां पे हमने आमाशय लिखा है। तो आधार क्या है, चतुर्विध आहार का आधार। चतुर्विध आहार का आधार किसको बोल रहे हैं दोस्तों, आमाशय। तो याद रखिएगा, चतुर्विध आहार का आधार क्या है, आमाशय। यहाँ पे और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट आएगा हम बता देंगे। अब कफ आमाशय में रहता हुआ अपने प्रभाव से जलीय क्रिया से शेष श्लेष्म स्थानों और शरीर का उपकार करती है। जैसे वहां पर हमने बताया कि पित्त जो है, पाचक अग्नि जो है, पाचक पित्त जो बाकी पित्त को भी ऊष्मा प्रवाहित करता है, उसी प्रकार से पूर्व में स्थित जो कफ है त्रिक को धारण करता है तथा अन्न रस और अपने सौम्य वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। हृदय में कौन सा कफ होता है, अवलंबक। की बोधक क्या होता है, तर्पक, लंबक, अवलंबक। सर अवलंबक। लिखा है ना, सौम्य वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। जिह्वा के मूल भाग तथा कंठ में स्थित कफ अपने सौम्य गुण से रसनेन्द्रिय को सर्व प्रकार के रस ज्ञान में प्रवर्तित करता है। ये कौन सा है, बोधक कफ। बोधक है। सिर स्थान में कफ स्नेह से संतर्पण कौन सा होता है, तर्पक कफ। तर्पक कफ। और अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञानेन्द्रियों को अनुग्रहित कर स्वकर्म करणक्षम करता है। और संधियों में कौन सा होता है, श्लेष्मक। तो याद रखिएगा। यहाँ पे त्रिक की परिभाषा यहाँ पे है, शिरो बाहु द्वय संधान स्थानम। ये शोल्डर गार्डिल का दिया हुआ है यहाँ पे। शोल्डर गार्डिल क्या होता है, कौन सी ज्वाइंट बोलते हैं शोल्डर गार्डिल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कुछ उसके त्रिक के बारे में यहाँ दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। उसको खाली ओरिजिनल श्लोक वाला कंटेंट दिया हुआ है। जैसा भी ऊपर पित्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे कफ के बारे में श्लेष्म क्या है, श्वेत है, गुरु है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं। मधुर है अविदग्ध अवस्था में, और लवण हो जाएगा विदग्ध अवस्था में, यही पूछा जाता है। अभी हमने लिखाया है ना, मधुर और लवण आया है फार्मूले में। यस सर, कमल। फिर उसके बाद शोणित स्थानम यकृत प्लीहानम। शोणित का स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब शोणित के बारे में पीछे भी हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था, याद आ रहा है,
15वां चैप्टर था, वहां भी हम लोगों ने रक्त के बारे में यस सर। यस सर। जब रक्त मोक्षण पढ़ने जा रहे थे उसके पहले काफी कुछ हम लोग रक्त के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी एक लाइन दिया हुआ 17वां श्लोक, रक्त न अधिक उष्ण और न अधिक ठंडा होता, अनुष्ण शीत बोल रहे हैं उसको। अनुष्ण शीत मतलब न बहुत गर्म न बहुत अधिक ठंडा होता है, मधुर होता है, खून मीठा होता है। कैसा होता है खून? मीठा। मधुर। मीठा होता है। वाघभट कहते हैं थोड़ा थोड़ा नमक भी मिला होता है। लिखा है ना नीचे पेन से? यस सर। कौन सा रस है जो रक्त को बढ़ाता है? रक्तम वर्धयति, कौन बताएगा? अम्ल होता है सर। अम्ल। गलत जवाब, गलत जवाब। सर लवण। तुक्केबाजी चल रही है यहाँ पे। नो सर, लवण रक्त का वजन करता था, पढ़ाए थे। तो क्या बताएं? तुक्केबाजी कर रहे हैं। लवण जो होता है वो रक्त वर्धन करता है। पढ़ लीजिएगा चरक सूत्र, जहाँ पे कौन से रस से किस धातु का वर्धन होता है, क्या है, सबके कर्म वहाँ पे दे रखे हैं। तो हमको यहाँ से भी याद रहता है कि लवण जो है, अब कहेंगे कि मधुर से काहे नहीं होता है भाई, जब वाघभट लवण कह रहे तो हम लवण से याद करेंगे, लवण से रक्त वर्धे थे। और एक बार यूपीपीजी में पूछा था ये 2013 में कि किस रस से जो है रक्त का वर्धन होता है। तो अनुष्ण शीत है, मधुर है, वाघभट उसको लवण रस भी बोलते हैं, स्निग्ध है, याद रखिएगा, रक्त स्निग्ध है। और शोणितम गुरु विश्रम, विश्रम हम जानते हैं आमगंध को बोलते हैं, गुरु यानी भारी है ना। और इसका विदाह पित्त की तरह होता है, याद रखिएगा, है ना, विदाह पित्त की तरह होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर गलत भी होता है। तो जो अभी हम लोग संचय, प्रकोप और प्रसर 3 चीजें पढ़ेंगे, है ना। हम लोग ऋतुओं के अनुसार भी देखते हैं कि इस ऋतु में वात का संचय होता है, वात का प्रकोप होता है और प्रशमन होता है। कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट चल जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, हमने कभी रटने की कोशिश नहीं की। हमको एक श्लोक का याद रहता है 6वें चैप्टर का, तो उससे हमारा किसमें संचय और किसमें प्रकोप होगा, किसमें प्रशमन होगा, हमको लग जाता है। कौन सा श्लोक बार बार बोलते हैं? हरेद वसंत श्लेष्माणम पित्तम शरद निर्हृत वर्षाद समय। तो हमको इतना पता है कि जो है पित्त जो है शरद में प्रकोपित होता है, कफ जो है बसंत में प्रकोपित होता है और वात जो है वर्षा के समय प्रकोपित होता है। इस श्लोक से ये क्लियर हो जाता है। इसीलिए सूचित करते हैं इन ऋतुओं में इन दोषों का हमको हरण करना चाहिए, यानी संशोधन से निकालना चाहिए। अब जब आपने इन ऋतुओं में निकाल दिया तो इनके बाद वाली ऋतुओं में क्या हो जाएगा? इन दोषों का शमन हो जाएगा। भाई जब आपने चिकित्सा कर दी तो अगली ऋतु में क्या हो जाएगा? इनका शमन हो जाएगा। और जस्ट बिफोर वाली जो ऋतु होगी उसमें क्या होगा? इसका संचय सर होगा। संचय होगा। कभी भी रटना नहीं पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो किसमें संचय होगा, किसमें प्रकोप होगा, किसमें प्रशमन होगा, आप लगा दोगे। फिलहाल यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अलग अलग श्लोक में अलग अलग बातें हैं कि यहाँ 18वें श्लोक में ये आ रहा है कि सिर्फ दोषों का जब संचय होगा तब क्या होता है। इस तरह से ये पूर्वोक्त दोषों के स्थान बता दिए गए। इनमें दोषों का संचय होता है। जो स्थान बताए गए हैं इन स्थानों में दोषों का संचय होता है। दोषों के संचय का कारण पूर्व में ही ऋतुचर्या में बता दिया गया है। हमने इसीलिए, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा श्लोक में क्या आया, ऋतुचर्या का नाम आया कि नहीं, मैंने नहीं देखा था। अब यहाँ पे क्लियर आ गया कि ऋतुचर्या में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप नहीं पढ़ चुके हैं तो हमने आपको क्लियर कट बता दिया है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऐसे आप लिखेंगे। बसंत के सामने कब लिखिएगा, शिशिर के सामने, सॉरी शरद के सामने क्या लिखेंगे? शरद के सामने पित्त लिखेंगे सर। ये प्रकोप हो गया, उसके पहले वाला संचय हो गया, उसके बाद वाला प्रशमन हो गया। फिलहाल दिनचर्या में पढ़ चुके। इन स्थानों में दोषों के संचय होने से अगर कोष्ठ में भारीपन और पूर्णता, श्लोक देखिए, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता दिख रहा है, हमने उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। यही पढ़ने का तरीका होता है। यानी कि जो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता है वो किसका लक्षण है? पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वात के संचय का, वात के प्रकोप का, वात के प्रशमन का, वात के संचय का, पित्त के संचय का, कफ के संचय का, ऐसे फलाने ढिकाने जितना ऑप्शन बनाना चाहेंगे वो बना डालेंगे।
तो अगर आपने पढ़ रखा है तो कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से? यस सर। रख के पूछेगा कि स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता किसका लक्षण है, मन दोषमता किसका लक्षण है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। तो वात के संचय का लक्षण क्या हो गया? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, मतलब कोष्ठ में गुरुता रहेगी, स्तब्धपन भारीपन रहेगा। ओरिजिनल कंटेंट पढ़िएगा, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगला पित्त के बारे में कह रहे हैं, पीत अवभासता और मन दोषमता। जैसे हमने बना रखा है डिब्बे में वैसे बना लो बच्चा, गलत कभी नहीं होगा, है ना? तो पीत अवभासता और मन दोषमता किसका हो गया? ये पित्त संचय का। ठीक है। पीत अवभासता मतलब पीलापन कहाँ पे आएगा? नेत्र में हो सकता है, मल में हो सकता है और त्वचा में हो सकता है। वो सुश्रुत ने अपने से उसको एक्सप्लेन टीकाकार ने कर दिया है। सुश्रुत ने सिर्फ इतना कहा है कि पीत अवभासता मतलब थोड़ा सा येलोनेश आ जाएगा, है ना? अब येलोनेश कहाँ पे आएगा? जाहिर सी बात है स्किन में आएगा, आइस में आएगा, है ना? मल में भी आ सकता है। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट उसी में मंद उष्णता, है ना? मंद उष्णता मतलब ऊष्मा की कमी, उष्णता की कमी। क्लियर? यस सर। आगे यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा, अंगों में गुर्दा भारीपन, अंगों में गुर्दा। वहां पे देखिए कोष्ठ में भारीपन था, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ था, इसीलिए कह रहे हो ओरिजिनल कंटेंट पढ़िए, हिंदी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? गौरवम आलस्य, गुरुता रहेगा, आलस लगेगा, किसकी वजह से हो जाएगा? कफ के संचय। कफ की वजह। और इसी को क्या कह रहे हैं? प्रथम क्रियाकाल। हम जानते हैं कि जो षड क्रियाकाल होता है उसका पहला क्रियाकाल को हम क्या बोलते हैं? संचय। संचय। संचय क्या होता है? वहां पे विमर्श देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संचय का लक्षण सेकंड लाइन में, स्वस्थान वृद्धि दोषाणाम चय इति अभिधेयते। अपने ही स्थान में, ध्यान रखिएगा, अपने ही स्थान में, दूसरे स्थान में कूद के नहीं जा रहा, अपने ही स्थान में जो दोषों का वृद्धि हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? संचय बोलते हैं। संचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर हाँ क्या हुआ? पूछना है? नहीं पूछना? यस सर, पूछना है बताओ। सर। तो पित्त संचय में मंद उष्णता का सर समझ नहीं आया, क्या लॉजिक है? ये संचय चल रहा है क्या? सर स्वस्थान में वृद्धि होगी सर पित्त की, तो सर ऊष्मा मंद कैसे होगी? अभी आने दो, आगे द्रवगुणी। अभी आगे आने दो। शायद पिछला भी लेक्चर आपने नहीं रिवाइज किया है, ऐसा हमने पीछे भी कहीं पढ़ा है जब हम धातु क्षय वृद्धि पढ़ रहे थे। कभी रिवाइज किया था वाला चैप्टर भी? हाँ सर, रिवाइज किया। बता रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मन दोषमता है और एक तरीके से पित्त का जो वहाँ पे संचय भी हो रहा है, तो संचय हो रहा है तो कोई चीज इकट्ठी हो जा रही है ना? इकट्ठी हो जा रही सर है। वो सर वहाँ पे दोष क्षय का लक्षण बताया गया था। सुनो। जब कभी पैसा इकट्ठा करती हो, इकट्ठे खर्च नहीं करने लगती हो, किसी को बताने लगती हो हमारे पास बहुत पैसा हो गया, ऐसा होता है क्या? यस सर। उत्पाद कब मचाते हैं? उत्पाद कब मचाया जाता है? सर जब ज्यादा पूरा सर जब बहुत ज्यादा, सर जब प्रकोप हो जाए। तो संचय जब किया जाता है ना तो उस समय हल्ला नहीं काटा जाता। वही हाल यहाँ भी है। जब आपकी जगह हम थे तो हमको भी कंफ्यूजन होता था, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया, अभी संचय हो रहा है इसलिए वहां पे मन दोषमता है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। पीत अवभासता, येलोनेश और मन दोषमता, अभी सिर्फ संचय हो रहा है, उसका प्रकोप अवस्था नहीं आया है। बढ़ेगा कब? प्रकोप अवस्था में बढ़ेगा, जब प्रकोपित हो जाएगा। अभी संचित हो रहा है ना? तो संचित का मतलब ये कभी नहीं होगा पित्त आपका बहुत एग्रीवेट हो जाएगा। तो फिर नीचे देखिएगा, उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम्, शीतेन युक्ता स्निग्धा कुर्वेत श्लेष्म संचयम्, शीतेन युक्ता तीक्ष्णाद्या पित्तस्य कुर्वेत। ये वाघभट्टी की लाइन है, सिर्फ रेफरेंस याद रखना, अष्टांग हृदय का है। और संचय की परिभाषा जो हमने आपको बताई है वो, और तीन चीजें टिप पे रट लीजिए, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीतावभासता, मंदोष्णता, और तीसरा क्या है? अंगों में गौरव और आलस्य। ठीक है, होमवर्क सुन लीजिए।
4 कॉलम बनेगा। पहले कॉलम में दोष, दूसरे कॉलम में संचय लक्षण, दूसरे में प्रकोप और तीसरे में प्रशमन का लक्षण। तो पहले में वात में संचय वाले कॉलम में क्या आ जाएगा? स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। पित्त वाले में संचय में क्या आ जाएगा? पीता वास्तव मंदोष्णता। वैसे कफ वाले में क्या आ जाएगा? अंगानाम गौरव आलस्य, ये आ जाएगा। फिर अभी हम आगे बता रहे हैं प्रकोप, उसके बारे में फिर वो भी ऐसे सेकंड कॉलम में आ जाएगा। जिस तरीके से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, उसके बारे में क्या लिखा है। भुक्त मात्रे जीर्णे अन्य जीरते अन्य। भुक्त मात्रे का मतलब क्या होता है? सर खाने के भोजन तुरंत के बाद, पश्चात। जस्ट खाने के तुरंत बाद, खाना खाते समय? सर तुरंत बाद। भुक्त मात्रे शब्द जहां भी आएगा वहां पे कफ बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये कफ बढ़ने की अवस्था है। जीर्णे अन्न, जब अन्न जीर्ण हो जाएगा तो कौन सा दोष बढ़ेगा? वात। सर और जीरते अन्न, जब अन्न का पाचन हो रहा है उस समय कौन सा दोष बढ़ा रहेगा? पित्त। पित्त। उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं हो पाता फिर भी हम बता दे रहे हैं। अगर वात प्रकृति का व्यक्ति आपके पास आया है, ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। वात प्रकृति का व्यक्ति आया है आपके पास, या वातज व्याधि वाला आया है, किसी को वातज डिसऑर्डर हो गया है, तो पथ्य या पथ्य का आयुर्वेद में बहुत रोल है। तो वहाँ पे क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, तो यहाँ पे देखिएगा। अब इसके अंदर दोष के प्रकोपक आहार विहार का वर्णन करेंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं क्या क्या खाने से वात बढ़ जाएगा। देख लीजिएगा उसमें कोरदूष, शामक, निवान, मूंग, मसूर, हरेणु, मटर, ये सब चीजें आया हुआ है ना। उपवास करने से, विषमासन करने से, अध्ययन करने से और अधारणी वेगों को धारण करने से, इन सब से वात बढ़ता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 20वें नंबर श्लोक में देखिएगा, कुछ चीजें आया हुआ है जिससे वात बढ़ता है। हमने वी लिख के एरो बनाया है। यह वायु ठंडे समय में हम जानते हैं कि जाड़े के टाइम में आप देखेंगे स्किन में रफनेस आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या बढ़ा होता है? वात बढ़ा होता है। और वात का गुण क्या होता है? रुक्षता होता है ऐसा जनरली। यस सर। तो वायु ठंड के समय में, बादल के समय में, है ना। अभ्र शब्द आया है, शीत अभ्र प्रवातेषु। प्रवात का मतलब बहुत तेज हवा चल रही है। और क्या है? विशेषकर वर्षा ऋतु में, ध्यान दीजिएगा। घर मानते किसके लिए आया है यहाँ पे? घर मानते वर्षा का पर्याय। घर मानते किसका पर्याय है? वर्षा। पूछा गया था शायद, BHU में पूछा गया था। तो घर मानते, और फिर इसके बाद प्रत्युषस्थ, है ना। प्रत्युषस्थ मतलब प्रभात, अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, भोर का समय होता है, उसको बोल रहे हैं। परहाने, अपराहन को बोल रहे हैं। और जीर्ण अन्न, इसीलिए अभी हमने ऊपर आपको दिखाया, अन्न के जीर्ण हो जाने पे क्या होता है? वात बढ़ा रहेगा, ठीक है। सर हाँ, सर सुबह तो कफ बढ़ा रहता है ना। सुबह का मतलब क्या समझते हो बच्चा? सर 3 अवस्थाएं सर यही होती हैं 6। रात्रि की यस। अवस्था, एक पूर्व रात्रि, एक मध्य रात्रि और एक अधोरात्रि की बात करते हैं। इसमें कौन सा दोष बड़ा होता है बताओ? अगर हम सुबह की बात करते हैं तो एक ब्रह्म मुहूर्त वाला समय होता है। सर तब वात हाँ, बढ़ा सर। रहता है। आपकी बात सही है। जिस टाइम आप देखिएगा, जो प्रत्युष का जो समय होता है, प्रत्युष का जो समय होता है, उस समय कौन सा दोष बड़ा होता है? सर कफ दोष। नहीं, आप प्रत्युष का मतलब ही नहीं सुन पा रहे हैं। सर जिस टाइम सर 6 बजे के टाइम ना सर, जब सूरज निकलता है। बात का प्रत्युष जो है हम ब्रह्म मुहूर्त के पहले का समय मानेंगे। अभी हमने बताया ना कि उसको जो है थोड़ी टाइम के लिए वात बढ़ा होता है, इसीलिए आपका नीर जो है थोड़ी देर के लिए खुल जाता है। और इसके पश्चात जो है कफ डोमिनेंट होता है, इसीलिए नींद बहुत ज़्यादा आती है और सोते रह जाते हैं। और ऐसा भी हमने आपको बताया अभी, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि व्यायाम करने से कहीं ना कहीं कफ कम होगा, ठीक है ना, आलस कम होगा। तो ये प्रत्युष जो है आपका वात बढ़ने वाला टाइम सही लिखा होगा इसमें, ठीक है ना।
अपराह्न का समय क्या होता है? लगभग संध्या काल का जो समय होता है। वहां पे जब हम आपको पढ़ाएंगे ऋतुचर्या में, तो दिन के किस पार्ट में किस दोष का प्रकोप संचय क्या होता है वो सब हम आपको वहां पे बताएंगे, है ना। तो वहां पे सारा डिटेल आपको बता देंगे। बहुत चीजें वहां पे हैं। और पित्त कैसे कैसे बढ़ता है ये सबको पता है। और कौन कौन सी चीजें पित्त को बढ़ाएंगी श्लोक नंबर 21 में दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? क्रोध, शोक, भय, ये सब चीजें। अब उपवास देखिएगा, आपका वात में भी था, यहाँ भी है ना। ये पित्त को बढ़ाने वाली चीजें क्या है? पित्त को प्रकोपित करने वाली चीजें हैं ये। दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। बताने वाली चीजें नहीं है। पित्त उष्ण पदार्थों के सेवन से गर्मी के दिनों में हम जानते हैं, और शरद ऋतु में। अभी हमने बताया आपको शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप वैसे भी होता है। वात का कब होता है? वर्षा ऋतु। सर वर्षा ऋतु में। और मध्याह्न में वहां पे क्या था? अपराह्न था। यहाँ पे पित्त में क्या है? मध्याह्न में, आधी रात में। वहां पे प्रत्युष था, यहाँ पे क्या है? आधी रात में। ठीक है। यस सर, अर्धरात्रि। और इस आधी रात के पहले का जो समय होगा उसमें कौन सा दोष बढ़ा रहेगा? सर कफ। कफ। कफ बढ़ा रहेगा। इसीलिए अगर मोबाइल थोड़ा सा साइड में रख दीजिए तो नींद बहुत अच्छी आती है उस समय, क्योंकि वाकई में उस समय दोष डोमिनेंट होता है। कब? फिर उसके बाद जब आप सो जाएंगे तो उस समय बढ़ता है क्या? पित्त। वही पित्त आपके भोजन का पाचन भी करेगा। ठीक है। और उसके बाद का जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया कि थोड़ी देर के लिए हमारा वात डोमिनेंट होगा, जिस समय हमारी नींद थोड़ी खुल जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रटने की चीज नहीं है। मेघांते यहाँ गर्मी के लिए आया है, ध्यान रखिएगा। गर्मी के लिए आया, शरद के लिए आया है? शरद के शरद के लिए। उष्ण काल सर शरद के लिए। शरद के लिए। तो घर मानते क्या था? वर्षा। वर्षा। ऋतु। जो शरद है याद रखिएगा। ये सब एक जगह पर्याय सारे ऋतुओं के लिख लीजिएगा। जब पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे। शीतकाल में, बसंत में कफ का प्रकोप होता है। पूर्वाहन में हम जानते हैं, पूर्वाहन में भी हमने आपको बताया है कि जब वात एक बार डोमिनेंट हो गया उसके बाद कफ होगा, तो वो कफ जो है पूर्वाहन तक रहता है। प्रदोष का जो समय होता है और भुक्त मात्र, है ना, ये जो समय है ये कफ को बढ़ाने वाला होता है। प्रदोष किसको बोलेंगे? संध्या के बाद का समय। सही जा रहे हो। भोजन करते समय जो होता है वो कफ प्रकोपित होता है। ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब पता होना चाहिए कि किस टाइम कौन सा दोष प्रकोपित होता है। वाग्भट का एक लाइन ऊपर लिखा है कि संचय जब होता है दोषों का तो हमको उस दोष के विपरीत गुण की इच्छा होती है। लिखा है ऊपर, दिख रहा है? जिस समय दोषों का संचय हो रहा होता है तो हमको उस समय विपरीत गुण की इच्छा होती है। अजीर्ण, विरुद्धाचन और अध्यशन, इससे क्या होता है? कौन सा दोष प्रकोपित होता है? रक्त। सर रक्त। अस्त्रिक आया है ना, ये मिला? जी सर। जी यस सर। यस सर। अभी तक हम लोगों ने संचय की बात की थी, आगे है प्रकोप। मैंने बताया था कि चार्ट बनेगा, दूसरे कॉलम में आप आ जाइए। अभी हम लोगों ने संचय में बाद में क्या पढ़ा था? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। प्रकोप में क्या आ जाएगा? कोष्ठ तोद संचरण। केवल कोष्ठ तोद ही लिखिएगा, है ना। क्या लिखेंगे? कोष्ठ तोद संचरण भी उसमें ऐड कर सकते हैं। वायु का संचार होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कोष्ठ तोद कॉमा संचरण। संचरण किसका होगा? वात का संचरण होगा। तो दूसरा है अम्लिका, पिपासा, परिदाह, ये किसका प्रकोप का लक्षण हो जाएगा? पित्त का। पित्त का। पित्त का। और तीसरा लिखा हुआ हृदयोत्क्लेद। ठीक है ना। हृदय उत्क्लेद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? सर कफ। कफ की। याद रखिएगा हृदयोत्क्लेद यहाँ पे नौजिया वोमिटिंग से भी कोरिलेट कर रहे हैं, है ना।
जी मिचलाना, ये सब हृदयोत्प्लेग कह रहे हैं। ये कोष्ठोत्तोद संचरण, अम्लिका पिपासा और हृदयोत्प्लेग। हमने इसको एसपीजी याद किया था। अगर ऐसे याद करें, एस फॉर स्तब्धपूर्ण कोशिका, पी फॉर पीतावभास्ता मंदोष्टा, जी फॉर गौरव। गौरव। तो क्या याद करेंगे इसको हम? एसपीजी किसका है? ये संचय का। क्लियर? ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। एस फॉर क्या हो गया? शब्दपूर्ण कोष्ठता। शब्दपूर्ण कोष्ठता। पीतावभास्ता, जी पीतावास्ता। गौरवम आलस्य। वैसे यहाँ पे आ जाइए, के ए एच का, के फॉर कोष्ठोत्तोद संचरण। परिदाह, और एच फॉर हृदयोत्प्लेग, है ना? हृदयोत्प्लेग। अन्न द्वेष भी इसी में आ जाएगा। अन्न द्वेष और हृदयोत्प्लेग दोनों इसी में आ जाएगा कफ प्रकोप में। याद रखिएगा इसको। अन्न द्वेष मतलब भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, अरुचि। तो जैसे भी आपको याद करना हो उसको आप याद। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था संचय का, क्या था श्लोक? वाग्भट्ट वाला। अपने सर स्वस्थान वर्ग। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? वृद्धि क्या है? वृद्धि वेधाम चय प्रकोप भेदन, चयो वृद्धि स्वधान्वयो कोपस्तु उन्मार्गामिता। ये है उन्मार्गामिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप क्या है? प्रकोप क्या है? उन्मार्गामी हो जाते हैं, अपने स्थान से उन्मार्गामी दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। और एक डल्हन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देह अधिरूपा वृद्धिश्च विलयना रूपा वृद्धि प्रकोप। ये पूछा जाता है कि किसके लिए डल्हन कहा है? प्रकोप का ये परिभाषा बताया, प्रकोप के लिए है। ठीक है, किसका है? डल्हन का है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वाग्भट्ट वाला देख लीजिएगा और ये डल्हन वाला भी इसको एक बार देख लीजिएगा, मार्क जरूर कर लीजिएगा। तो चय में हम लोगों ने देखा दोषों का अपने स्थान में ही वृद्धि हो रहा है, और प्रकोप में दोष उन्मार्गामी हो जा रहे हैं। दो चीजें बस याद रखिएगा, दोष अपने स्थान में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हुआ? वो संचय। संचय। और अगर उन्मार्गामी हो जा रहे हैं तो वो प्रकोप। तो संचरण, अम्लिका पिपासा परिदाह, हृदयोत्प्लेग और अन्नद्वेष किसमें है? ये याद रखिए, कौन सा संचय का था, कौन सा प्रकोप का था। खिचड़ी मत पकाइएगा, है ना? और ये डल्हन वाली लाइन जरूर याद रखिएगा। ये प्रसार जो है, संचय प्रकोप प्रशमन की बात करें, प्रसर की बात करते हैं, फैलने की बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा पंचदशधा, 15 प्रकार से फैलते हैं। यानी प्रसर कितने प्रकार से सुश्रुत ने बताया है? 15। याद रखिएगा इसको। सत्व बगलो आकाश, और वायु कैसा होता है? रज होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, सत्व बगलो आकाश है ना? जी सर। वायु में कौन सा है? सर रजोगुण। रजोगुण है, यहाँ भी आया है सुश्रुत में भी। ठीक है, रजोगुण है वायु में। और ये 15 प्रकार से कौन से कभी नहीं आपसे पढ़ा जाएगा, न पूछा जाएगा। शारंगधर वाला श्लोक आपको पता है, हम आपको बार बार बताते हैं कि पित्त और कफ दोनों बेचारे सीधे साधे हैं मोहल्ले के लड़के। वाद आता है, बिगाड़ के लेके जाता है। अंकल आंटी थोड़ा सा ले जाए चिंटू को खेलने के लिए, तो लेके जाता है, बिगाड़ के लेके चलाता है। पित्तम पंगुम कफ पंगुम पंगवो मल धातु, है ना? ये बेचारे तो पंगु हैं, सीधे साधे हैं। बिगाड़ता कौन है? वाद बिगाड़ देता है उनको। वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, है ना? याद रखिएगा, ये शारंगधर की लाइन इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस। 10 मिनट आज और लेंगे आपका हम। इनमें यदि वायु पित्त के स्थान में पहुंचे तो उसकी पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। कफ के स्थान में गए हुए, ऐसा हम जब वात व्याधि चिकित्सा पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे हम।
किसी को याद आ रहा है? हेलो मेरी यस सर, पहले स्थान की चिकित्सा करते हैं। पहले स्थान की पहले गेस्ट की चिकित्सा करेंगे। ऊपर लिखा है स्थान के अनुसार चिकित्सा करेंगे, तो वायु पित्त के स्थान में पहुंच गई है तो किसकी चिकित्सा करेंगे? पित्त के समान चिकित्सा करेंगे। वायु अगर पित्त के स्थान में पहुंची है तो किसकी चिकित्सा करेंगे? स्थान अनुसार चिकित्सा सुश्रुत ने बताया है, वो याद रखिएगा, है ना। वैसे अगर कफ आपका वात के स्थान में गया है तो किसकी चिकित्सा करेंगे? वात के समान चिकित्सा करेंगे। याद रखिएगा, स्थान के अनुसार चिकित्सा करेंगे। पहले तो ऊपर बता दिया सारंगधर वाला श्लोक कि वात ही है घुमाने फिराने वाला। और संचय प्रकोप प्रशमन को, अगर प्रसर को प्रशमन नहीं बोलेंगे, उसको प्रसर बोलेंगे बेसिकली। आपने भगोने में रखा दूध, ठीक है ना, जो इनिशियल स्टेज होता है, जो धीरे धीरे हीट होता है, उसको हम संचय कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा उसमें धीरे धीरे उबाल आना शुरू होता है, या उसको अगर देखेंगे आप उसमें उबाल आने लगेगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये आपका प्रकोप वाली अवस्था हम कह सकते हैं। तीसरा स्टेज आएगा वो भगोने से बाहर बह जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रसर, यानी प्रेशर। तो हम उसको भी संचय प्रकोप प्रसर को वहां से भी समझ सकते हैं। तो उसमें उन्मार्गामी हो गया, तो उन्मार्गामी कहाँ हो रहा है? प्रकोप में। प्रकोप। प्रकोप में। हाँ, तो उसको हम क्लियर समझ सकते हैं। और ये चिकित्सा आप समझ लीजिएगा कि स्थान के अनुसार, कोई घूमता भटकता कहीं भी जाएगा, जहां पे गया है उसी के अनुसार चिकित्सा करेंगे, है ना, ठीक है। मतलब वात अगर पित्त के घर में गया है तो किसकी चिकित्सा करेंगे? पित्त की। पित्त की। पित्त की। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। प्रसर है, कल पढ़ें? यस सर। यस सर। कल पढ़ाएंगे, और इससे पहले हम आपको ऋतुचर्या पढ़ाएंगे। ऋतुचर्या के लिए अलग से टाइम लीजिए, है ना। कल ये तो क्लास चलेगी, ऋतुचर्या भी पढ़ाएंगे। कल 2 क्लास हम लेंगे, क्योंकि बिना ऋतुचर्या यस सर। क्लियर नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मैनेज किया जाएगा। चैप्टर लंबा है, इसमें 1 लेक्चर अभी और जाएगा, कल पढ़ाते हैं इसको। मिलते हैं कल, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं सब ऊपर से चला जाएगा।